नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर अंतरिक्ष गुप्ता। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोथायराइड के बारे में, इसमें फॉलो होने वाले डाइट प्लान के बारे में। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, हमें ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको हर चीज़ का कारण बता के आपको इसमें डिटेल में डिस्कस करूँगा भी क्या क्या चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं और क्या क्या चीज़ें नुकसानदायक होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्या टेस्ट हैं डायग्नोस करने के और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो हमें जो डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए उसमें ऐसी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो थायराइड हार्मोन के लेवल को इंक्रीज़ करें, जैसे आयोडीन, सिलीनियम, आयरन, जिंक। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे थायराइड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, इंजरी को कम करते हैं। हाई फाइबर डाइट हमारी गट को हेल्दी रखने में हेल्प करती है और कॉन्स्टिपेशन में भी हमको हेल्प करती है। जो हाइपोथायराइड पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन, ज़्यादातर कब्ज देखने को पाई जाती है। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा, कौन कौन से चीज़ें किस किस फूड में ज़्यादा होती हैं। तो हम आगे देखेंगे विटामिन डी सप्लीमेंट का फ़ायदा है। घी तेल वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें कम खानी चाहिए। ग्लूटीन कम खाना चाहिए। ग्लूटीन रिलेटेड फूड कौन से हैं वो भी हम देखेंगे। फर्मेंटेड फूड कम खाने चाहिए। तो सबसे पहले कौन कौन सा खाना है जो हमें फ़ायदा पहुंचाता है। इसमें सबसे पहले हैं नट्स, जैसे अखरोट हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, ब्राज़ीलियन नट्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए। इन सब में सिलीनियम, आयरन, जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। उसके बाद अंडा बहुत फ़ायदेमंद है, प्रोटीन भी देता है और सेलेनियम की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। इसके बाद हाई फाइबर डाइट खानी चाहिए, जैसे कि ओट्स हो गए, सैलड हो गया, ऑरेंजेस हो गए, सेब हो गया, शकरकंदी हो गई। ये हमारी कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करती हैं। प्रीबायोटिक्स खाने चाहिए, जैसे कि बटर मिल्क, छाछ हो गई, दही हो गई। ये चीज़ें हमारी गट को हेल्दी रखने में हेल्प करती हैं। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां जैसे कि पालक, धनिया, इन चीज़ों में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। विटामिन डी हमारे थायराइड की प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। ये हमें पाया जाता है फ़िश में, या फ़िश ऑयल कैप्सूल्स आते हैं जिसमें ओमेगा 3 की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं वो हमें आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ास करके पहाड़ी इलाकों के लोगों में। यही सारी चीज़ें मैंने इस पिक्चर में दिखाई हैं जो फूड हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद है हमारे कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं हाइपोथायराइड में। उसमें है ग्लूटीन। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हाइपोथायराइड के जो कारण हैं उनमें एक कारण ये भी है भी हमारी गट में सोज आ जाती है, हमारी आंतड़ियों में सोज आ जाती है। तो उस सोज को कम करने के लिए ग्लूटीन फ्री फूड या ग्लूटीन कम खाना चाहिए। वो पिछली वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ भी दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसमें डिटेल में कारण भी बताए गए हैं। तो ग्लूटीन जो होता है वो ब्रेड में, वीट में, मक्की में या पास्ता वगैरह ऐसी चीज़ें हमको कम खानी चाहिए। हाई शुगर वाली, जो रिफाइंड शुगर वाली चीज़ें होती हैं, जैसे पेस्ट्री, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, मीठे चीज़ें हो गई, टॉफ़ी हो गई, या ज़्यादा घी तेल वाली चीज़ें, ये कम खानी चाहिए क्योंकि हाइपोथायराइड में वैसे भी वजन ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर फर्मेंटेड और प्रोसेस्ड फूड कम खाना चाहिए। फर्मेंटेड फूड जैसे टोफू हो गया, मिज़ो हो गया, सोया सॉस हो गई। मॉर्निंग चाय या कॉफ़ी हमें नहीं लेनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि एक तो लीवोथायरोक्सिन जो हम सप्लीमेंट देते हैं उसकी डोज को भी इफ़ेक्ट करता है, एब्जॉर्प्शन को भी इफ़ेक्ट करता है। दूसरा, ये हमारी गट को भी इंजरी करता है अगर हम खाली पेट लेते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भोजन है जो सभी को पता है, जैसे पत्ता गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली हो गई, लेग्यूम्स हो गई भी। ये चीज़ें कम खानी चाहिए। ऐसा नहीं है भी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, लेकिन आप इन चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें। यही सारी चीज़ें मैंने इस पिक्चर में दिखाई गई हैं, कौन कौन से भोजन आपको अवॉइड करने चाहिए या जिनकी मात्रा आपको कम से कम रखनी चाहिए। अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो आप मान के चलिए भी आपके जो थायराइड की दिक्कत है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। उसके बाद डायग्नोसिस करते हैं हम थायराइड प्रोफाइल टेस्ट से, जिसका सैंपल हमेशा खाली पेट सुबह अर्ली मॉर्निंग देना होता है, जिसमें TSH, T3, T4 होता है और एक TPO एंटीबॉडी होती है। जो TPO एंटीबॉडी होती है वो हाशिमोटो में पाई जाती है। हाइपोथायराइड में क्या क्या होता है, TSH लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है, T3, T4 कम होता है। एक कंडीशन होती है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड। इसका मतलब होता है हमारा थायराइड ग्लैंड पूरी कोशिश करके T3, T4 बना रहा है, लेकिन वो अंडर स्ट्रेस है। इसमें हमें हाइपोथायराइड के सिम्टम दिख सकते हैं। एक TPO एंटीबॉडी होती है। TPO एंटीबॉडी में क्या है, ये हाशिमोटो डिसीज़ में पाई जाती है, जो कि ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है। इसमें ऐसा है भी हमारी बॉडी हमारे थायराइड ग्लैंड को एक फॉरेन ग्लैंड समझती है और उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देती है। इसकी इंपॉर्टेंस है, जिसमें भी TPO एंटीबॉडी पाई जाती है जो
1000 के ऊपर लेवल अगर होते हैं तो उसमें एक तो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है उनके खून में। दूसरी चीज़ है, अगर आपको एक थायराइड नोड्यूल हो गया, गले में नोड्यूल हो गया जिसकी पिक्चर भी दिखाई गई है, और आपकी TPO एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं और आपको हाइपोथायराइड है या यूथायराइड स्टेट है, तो आपको इस नोड्यूल को केयरफुली एग्जामिन करवाना चाहिए और इसकी बायोप्सी करवानी चाहिए, क्योंकि TPO एंटीबॉडी पॉजिटिव केसेस में 2 से लेके 5% चांसेस होते हैं BA कार्सिनोमा भी हो सकता है। तो मैनेजमेंट में आपको डाइट बताई गई है, आयोडीन सप्लीमेंट लेना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन का मतलब है जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम ज़रूर कीजिए, इससे आपकी स्ट्रेस कम होगी। एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपका वेट कंट्रोल रह सके। फिर दवाइयाँ कौन कौन सी लेनी है, लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है भी आप अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करें ताकि आपका पीरियोडिक चेकअप हो सके। हर तीसरे महीने चौथे महीने आपका TFT चेक हो सके और आपकी डोज है वो उस हिसाब से एडजस्ट की जा सके थायराइड की। तो इसमें हम देते हैं लीवोथायरोक्सिन दवाई। लीवोथायरोक्सिन हमेशा खाली पेट लेनी चाहिए ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह हो सके। उसके साथ कुछ भी खाना नहीं खाना चाहिए और चाय कॉफ़ी वगैरह नहीं लेनी चाहिए। इवन कि जो PPI इनहिबिटर्स होते हैं, जो एंटासिड्स होते हैं, वो भी लीवोथायरोक्सिन से आधा घंटा पौना घंटा बाद में लेने चाहिए। इसकी डोज़ हम बहुत कम से शुरू करते हैं, 12.5 या 25 से, धीरे धीरे पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाते हैं। इसके साथ ही लिपिड लोडिंग ड्रग्स ले लेते हैं जैसे स्टैटिन्स होती हैं। तो ये सब लेने का हमारा गोल क्या होता है, जिसको भी हाइपोथायराइड डायग्नोस हो जाता है तो हमारा गोल होता है जो उसका TSH लेवल है वो 0.4 से लेके 2 के बीच में रहे, इतना हम डोज सप्लीमेंट करते हैं उसको। और प्रेगनेंसी में ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप एक चाइल्ड प्लान कर रहे हैं या प्रेगनेंसी है आपको, तो जो हाइपोथायराइड पेशेंट्स हैं उनमें हमेशा लीवोथायरोक्सिन की डोज़ थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस हैं कुछ हाइपोथायराइड में जो देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि ग्वाइटर, घेंगा, कैरेटिनिज्म जो छोटे बच्चों में देखने को मिलता है जिसमें मेंटल रिटार्डेशन, छोटा कद, ऐसी चीज़ें होती हैं। बर्थ डिफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, जो हम बोलते हैं हमारी टांगें या हमारे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाइपोथायराइड होने में हमें प्लूरल एफ्यूज़न हो सकता है, प्लूरल एफ्यूज़न या फेफड़ों में पानी भर सकता है। इसके बाद मिक्सोडिमा कोमा एक कंडीशन होती है जिसमें अगर हाइपोथायराइड पेशेंट जो दवाई नहीं ले रहा है, जो सप्लीमेंट्स नहीं ले रहा है, और उसको कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो काफ़ी सीरियस इन्फेक्शंस हो सकती हैं। और इसके साथ साथ हमें एक पैरों में सूजन आ सकती है जिसको हम मिक्सोडिमा भी बोलते हैं। उस सीजन का एक टिपिकल फीचर होता है, उसको अंगूठा दबाने पे वो प्रेस नहीं होती है, मिक्सोडिमा जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम इसका ध्यान रखें और अपने फिजिशियन से इसकी दवाई लें। बाकी थैंक यू। मेरी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। टेक केयर।